नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव। तो इन सभी को समझने व आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। देखिए, भारतीय अवाम ताकत दल ये मानते हुए कि हमारा यह मुल्क, यह हमारा प्यारा मुल्क राष्ट्र भारतवर्ष जो कि एक संवैधानिक इकाई है, कॉन्स्टिट्यूशनल एंटिटी है, तो यदि इसको मजबूत करना है तो भारतीयता को मजबूत करना पड़ेगा और भारतीयता आधारित एकता को भी मजबूत करना पड़ेगा। इसी महत्व को अपने सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों को, अपने सभी आदरणीय भारतीय अवाम को निरंतर और लगातार इंसिस्टेंटली, इनएक्सोरेबली ये प्रयास कर रहा है। अब इस प्रयास को जो इस समय तथाकथित राजनीतिक जो दल हैं, जो वस्तुतः हमारे भारतीय समाज की विघटन और विखंडनकारी ताकतें हैं, इसको तरह तरह का नाम दे रही हैं। वो ताकतें जो समाज को विखंडित कर रही है सरेआम, वो भी बेहयाई के साथ, वो भी बड़ी बेहयाई और बेशर्मी के साथ और धृष्टता के साथ, वो जो है भारतीय अवाम ताकत दल के इस प्रयास को किस देश में भारतीयता का माहौल आना चाहिए, चूंकि हमारा यह राष्ट्र भारतवर्ष है, तो इस भारतीयता के माहौल को लाने के प्रयास को जो कि भारतीय अवाम ताकत दल इस कोशिश में निरंतर लगा हुआ है, को ये तरह तरह की अपने मानसिकता के अनुसार ये संज्ञा दे रहे हैं और चूंकि इसका विरोध कोई तार्किक और नैतिक आधार पर करने के लिए इनके पास कोई नैतिक बल नहीं है, कोई नैतिक तर्क नहीं है, तो तरह तरह की अपनी मानसिकता अनुसार जो इनका माइंडसेट है, जो मेंटल मेकअप है या बेंटअप ऑफ माइंड है, उसी के अनुसार ये संज्ञा दे रहे हैं कुछ। और जो है ऐसा माने कोई अपवाद नहीं है, ये जो दो क्षमा है मीडिया का, और किसके विषय में बात की जा रही है? मीडिया में दो क्षमा है। एक क्षमा है जीएनपीसी के द्वारा पाले गए और उन्हीं के और कहना अतिशयोक्ति और गलत भी नहीं होगा, उन्हीं के टुकड़ों पर पलने वाले, टुकड़ों से मतलब कि जो जीएनपीसी के लूट का हिस्सेदार बनने वाले मीडिया और पत्रकारों का गिरोह। और
इसको अमूमन भाषा में, जो यहाँ की बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, लुटियन मीडिया या लुटियन पत्रकार गिरोह। हमारे मोदी महोदय जो माननीय प्रधानमंत्री हैं, वो इसको खान मार्केट गिरोह या खान मार्केट मीडिया कहते हैं। तो लुटियन मीडिया, तो लुटियन मीडिया में खास करके जो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है या टीवी चैनल, वो एकाध अपवादों को छोड़ करके वो चैनल और उनके पत्रकार और जो वहां से जो निकाले गए जो जिन्होंने YouTube पर अपना चैनल खोल रखा है, वो सभी जो है, जो GNPC गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस, जो कि इस मुल्क की सबसे, हमारे भारतवर्ष की, और ये सबसे जो है वो ऐतिहासिक सर्वाधिक इस मुल्क के लिए खतरनाक, गद्दार और घातक दुश्मन है, और बहुत ही एक खूंखार औपनिवेशिक ताकत है, और उसके ताकत है, और इस देश की सबसे बड़ी डकैत और लुटेरी भी है। सभी संस्थाओं को, संवैधानिक हो चाहे कानूनी हो, वैधानिक संस्थाओं को बंधक बनाकर अपने हितों को साधने वाली, और हमारे इस भारत के बॉडी पॉलिटिक, यानी जो हमारा भारतीय समाज है, उसको तार तार करने वाली, और भी और बहुत शातिर और बहुत खतरनाक किस्म के कुछ अपवादों को छोड़ करके बहुत शातिर और खतरनाक वो अपराधियों का गिरोह, इसके भी विषय में अभी बताएंगे कि किस प्रकार ये GNPC खतरनाक और माने ये शातिर अपराधियों का गिरोह भी है। तो जो ये यानी देश को जो लूटने वाली है, उसी के लूट के माल का हिस्सेदार बनने वाले, उसके बूटी, जो बूटी कहते हैं अंग्रेजी में, उसका हिस्सेदार बनने वाला ये पत्रकार गिरोह। और उसमें अब उनका नाम जो है पहले भी लिया गया था, और उनकी पहचान करना भी बहुत जरूरी है। हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों, हमारे आदरणीय भारतीयों के लिए बहुत जरूरी है कि इनको पहचानिए कि इस चरित्र के हैं कौन। तो इस तरह के GNPC जो इस मुल्क भारत के लिए बहुत खतरनाक है, उसकी गोद में पलने वाले, उसके लूट के माल पर पलने वाले, और अपना पूरा माने दिलो दिमाग और आत्मा उसके पास गिरवी रखने वाले एक पत्रकारों का गिरोह है। और उनमें जो पत्रकार शामिल हैं, उनका नाम पहले भी लिया गया था, और उनको पहचानने के लिए उनका जब भी आवश्यकता पड़ती है या पड़ेगी, तो उनका नाम लेना भी आवश्यक हो जाता है। उनमें सबसे पहले नाम आता है रवीश कुमार, जो NDTV का है, और NDTV के ही और पत्रकार हैं, जो श्रीनिवासन जैन और अखिलेश शर्मा, संकेत उपाध्याय, निधि कुलपति, निधि राजदान, ये NDTV के हैं। उसी प्रकार जो है News 24 के हैं संदीप चौधरी, मानक गुप्त,
और इसी प्रकार जो है जो कभी आज तक या एनडीटीवी में रहे हुए अभिसार शर्मा, पुण्य प्रसून वाजपेयी, बरखा दत्त, शेखर गुप्त, राजदीप सर देसाई, आरफा खानम, राणा अयूब, सुरा भास्कर, सहला रशीद और राहुल कंवल, उर्मिलेश, प्रभु चावला और करण थापर और ये आशुतोष, मुकेश कुमार, आलोक जोशी, राहुल श्रीवास्तव, अशोक वानखेड़े, अमरीश कुमार, शीतल पी सिंह, एनके सिंह और राजेश बादल, शरद प्रधान, इस तरह से लगभग वो 42-43 पत्रकारों का एक गिरोह है, जिनका चरित्र मैंने अभी बताया है कि वो जो जेएनपीसी के पालतू हैं और उन्हीं के टुकड़ों पर पलने वाले और भारत विरोधी भी हैं। यह हमारे भारतीय भाई बहनों को जानना बहुत जरूरी है। भारत विरोधी भी हैं तो जेएनपीसी के टुकड़ों पर पलने वाले, उन्हीं के पालतू, और जो जेएनपीसी जो हमारे मुल्क के लिए बहुत खतरनाक है। हालांकि उसको मोदी महोदय, बीजेपी वाले बहुत उसको बचाते हैं और आरएसएस भी बचाती है, रक्षा करती है, लेकिन वो है बहुत खतरनाक। तो उसी की गोद में पलने वाले और उसी के पास अपना दिलो दिमाग और जो उनका कॉन्शियंस है, अंतरात्मा को गिरवी रखने वाले, ये पत्रकारों का गिरोह है जो कि इस मुल्क के लिए बहुत खतरनाक है। लेकिन एक बात और भी जानना जरूरी है कि जो भारतीय वाम ताकत दल बता रहा है कि हमारे मुल्क के लिए बहुत खतरनाक है, इससे भी खतरनाक ये मोदी जी हैं जो इन खतरनाक पत्रकारों को पाल रहे हैं, इनकी रक्षा कर रहे हैं। और यह आशंका इस तरह की आशंका भारतीय आवाम ताकत दल को पहले से थी। अब जो है इस बीजेपी के जो सिपह सालार यूट्यूबर हैं वो भी इस बात को स्वीकारने लगे हैं। उनको जरा ध्यान से देखिए, ये मोदी महोदय जितने भी खतरनाक किस्म के ये पत्रकार हैं और मीडिया भी, उसको मोदी महोदय पाल रहे हैं। तो जितना खतरनाक ये मुल्क के लिए हैं, उससे अधिक जो है मोदी जी हैं इस मुल्क के लिए खतरनाक, जो कि इन खतरनाक भारत विरोधी इस पत्रकार गिरोह को वो पाल रहे हैं। यही बात हमारे सभी भारतीय भाई बहनों को जानना अति आवश्यक है। एक दूसरा खेमा है पत्रकार गिरोह का, जो बीजेपी समर्थक है और या मोदी अंधभक्त है। तो उसमें नाम आता है प्रदीप सिंह, हर्षवर्धन त्रिपाठी, मनीष ठाकुर, मनीष कुमार और शायद ओंकार चौधरी भी हैं और इत्यादि और लोग। ये दोनों खेमा जो है, जैसा कि अभी बताया गया है, भारतीय अवाम ताकत दल के इस प्रयास को कि यह मानते हुए कि हमारा यह प्यारा मुल्क जो है भारतवर्ष है, हमारा प्यारा राष्ट्र ये भारतवर्ष है। अब प्यारा यानी क्यों कहा जा रहा है कि इतना खूबसूरत और इतनी खूबियों वाला कोई और मुल्क दूसरा कोई है नहीं। ये लगभग हमारे जो भारतीय भाई बहन हैं
चाहे वो किसी आस्था के हों, वो इस बात को मानते हैं कि हमारा मुल्क बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन शायद उनको यह भी जानना चाहिए, और शायद इसी बात का उनको एहसास नहीं है कि इस खूबसूरती को तबाह करने वाले इसी खूबसूरत देश में रहते हुए भी इस खूबसूरती को तबाह करने में दिन रात लगे हुए हैं। इसी बात से हमारे भारतीय भाई बहनों का अधिकांश तबका, भारतीय भाई बहनों, हमारे आदरणीय भारतीय अवाम का अधिकांश तबका अभी उसको एहसास नहीं हो रहा है। थोड़ा बहुत ज्ञान तो है, लेकिन वो एहसास नहीं हो रहा है कि भाई ये इस मुल्क के लिए बहुत वो खतरनाक है। और इस विषय में जैसे बताया गया है, एनपीसी खुद खतरनाक है, उसके हर एक नेता, जैसे राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है, सोनिया गांधी है, ये दिग्विजय सिंह है, ये बहुत ही खतरनाक है। और लेकिन उस तरह की जागरूकता का बहुत बड़ा अभाव है कि इनको देश के लिए और अपने भारतीय समाज के लिए खतरनाक के रूप में इनको जाना जाए, समझा जाए। जैसा कि पिछले एपिसोड में इसको स्पष्ट किया गया था कि यह विडंबना, यह दुर्भाग्य उन क्षेत्रों से भी है और उन भारतीय भाई बहनों से भी है जहां की लिटरेसी रेट, यानी शिक्षा शिक्षा का प्रतिशत 100% है, 100% लिटरेसी रेट है। केरल के हमारे जो भारतीय भाई बहन हैं, उनको भी इस चीज का एहसास नहीं है कि ये जेएनपीसी कितनी खतरनाक है और इसका राहुल गांधी कितना बड़ा गद्दार है। उसके साथ वो कुछ लोग चल रहे हैं, कुछ बच्चियां चल रही हैं, पता नहीं किस भ्रम से, शायद उन बच्चियों को मालूम नहीं है, जबकि वो भी शिक्षित होंगी। लेकिन हाँ, ये जागरूकता कि वो जेएनपीसी इस देश के लिए खतरनाक है और उसके सभी नेता खतरनाक है, इसमें इस जागरूकता इस जागरूकता का जो अभाव है, इसमें सबसे बड़ा भूमिका जो है वो बीजेपी का है। ये बीजेपी इस जेएनपीसी का एक प्रतीकात्मक विरोध करती है, एक दिखावा, सिंबॉलिक वो उसको अपोज करती है। लेकिन बड़े शातिराना ढंग से ये उसकी रक्षा करती है। और ये सिर्फ बीजेपी ही वो रक्षा नहीं करती है, जो इस बीजेपी का जो आका है आरएसएस भी इसी को इस जेएनपीसी की रक्षा करता है। तो जो हमारे जो अब ये वाकया है कि जो हमारे केरल के भारतीय भाई बहन हैं, या जो बच्चे जो काफ़ी स्कूल में पढ़ने वाले या कॉलेजेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चियाँ, जो इस भ्रम का शिकार होकर के उसके आगे पीछे जो उसके भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होकर के कुछ कह रहे हैं कि आई लाइक राहुल गांधी, आई वांट हिम टू बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब यहीं पर एक बहुत विडंबना, बहुत प्राइवेटनेस और डाइकॉटमी है कि यदि हमारे केरल के भारतीय भाई बहन और बच्चे और उनका परिवार इस बात के लिए जागरूक होता है, इसलिए ये बात अकाट्य है कि उनके लिए भी इस मुल्क की अहमियत है और मुल्क का जो गद्दार है उसके प्रति एक स्वाभाविक घृणा होना भी स्वाभाविक है। लेकिन वो एहसास की बहुत बड़ी कमी है। इसलिए ये परिदृश्य देखते हुए किसी भी देशभक्त को कि हमारे केरल क्षेत्र के भारतीय भाई बहनों का परिवार और उनके बच्चे और उनके वो जो है उस गद्दार राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं,
कितना बड़ा एक राष्ट्रीय कलंक, नेशनल स्लर, एक ब्लॉट सामने आता है। बहुत दुख होता है। और इस प्रकार और भी दुख देने वाले ये केजरीवाल जो है कितना बड़ा गद्दार है। ये दोनों माने केजरीवाल भी, राहुल गांधी भी, इनसे जो चाहे हमारे चूंकि इसे गुजरात में चुनाव है ना, और ये पदयात्रा कर रहा है राहुल गांधी, इनसे हर एक भारतीय भाई बहन, चाहे केरल के हो, कर्नाटक के हो, चाहे जहां भी हो, ये सवाल कि तुमने जो है भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, उसका समर्थन ही नहीं किया, बल्कि उस कन्हैया कुमार उस कन्हैया कुमार को तुमने अपनी पार्टी में शामिल किया है। ये सवाल हर एक भारतीय भाई बहन उसके इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के बजाय ये सवाल करें, आईना दिखाएं, बैनर से उसको आईना दिखाएं। वो होती है राष्ट्रभक्ति। और उसी प्रकार का आईना या बैनर, पोस्टर इसको दिखाएं, इस गद्दार केजरीवाल को। इसने भी समर्थन किया था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, जब वो गद्दार कन्हैया कुमार ने ये नारा लगाया था। और खालिस्तानियों से भी इसके संबंध निकले हैं। खालिस्तानियों से इस जो केजरीवाल है, खालिस्तानी आतंकवादियों से इसके संबंध निकले। और जब ये जिन लोगों ने नारा लगवाया जेएनयू के प्रांगण से, भारत सरेआम कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, एक तो इसमें सबसे बड़ी गद्दारी किया मोदी महोदय ने। मैंने वो जो प्रकरण था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, सरेआम जो नारा लगाया गया इस घोर गद्दार कन्हैया कुमार के द्वारा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, इसमें सबसे बड़ी गद्दारी जो है ये मोदी महोदय की है। मोदी महोदय को ये भारतीय जनता दल बराबर उनको कह रहा है, और अपने भारतीय भाई बहनों को भी जागृत कर रहा है कि मोदी महोदय, आप अपने को राष्ट्रवादी कहते हैं ना, तो राष्ट्रवाद का ये तकाजा रहता है कि जो सीधे इस तरह का नारा लगाता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, ऐसा इस तरह का खुलेआम नारा, ये हमारे देश की जो संप्रभुता है, हमारे देश की जो हमारे देश की जो सार्वभौमिकता है, सॉवरेंटी जिसे कहते हैं, उस पर हमला है। तो नकली राष्ट्रवादी मोदी महोदय, इतनी अपेक्षा आपसे है कि हमारे देश की सार्वभौमिकता या संप्रभुता या सॉवरेंटी पर जो हमला करता है, उसको अदालती प्रक्रिया में नहीं देते हैं, उसको सीधे सेना के हवाले करते हैं। इतना ज्ञान, इतनी कॉन्शियसनेस आप में है। यह प्रकट हुआ है कब कि जब लद्दाख आसपास जो चीन सेना और हमारी सेना आमने सामने डटी हुई थी। और 2 साल पहले जब आप गए थे अपनी फौज का प्रधानमंत्री के रूप में हौसला अफजाई के लिए, आपका ये वक्तव्य है मोदी महोदय, आपका ये वक्तव्य है कि हमारी सेना ने दुश्मन की सेना को परास्त करके अपने देश की संप्रभुता की रक्षा की है। तो ये भी माने इसका ये तात्पर्य हुआ नकली राष्ट्रवादी मोदी महोदय कि जब भी कोई दुश्मन की सेना हमारे देश पर आक्रमण करती है, तो हमारी फौज जो है ये नहीं मानती कि वो आक्रमण माने दुश्मन की सेना जो है हमारी फौज पर आक्रमण करती है, ऐसा नहीं मानते हैं। हमारी फौज ऐसा नहीं मानती है।
हमारी फौज ये मानती है कि दुश्मन की सेना ने हमारे देश की संप्रभुता पर हमला किया है, ये भावना उसमें रहती है और इसी भावना को ध्यान रखते हुए उसको तुरंत उसी सीमा पर ही उसको निपटाती है। तो मोदी महोदय, नकली राष्ट्रवादी मोदी महोदय, जब इसने नारा लगाया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, ये हमारे देश की संप्रभुता या सार्वभौमिकता या सॉवरेनिटी पर हमला था। तो राष्ट्रवाद का ये तकाजा था नकली राष्ट्रवादी मोदी महोदय कि इसको सेना के हवाले करना था। वही इसको मैंने मिनटों में ही इसका निपटारा कर दी होती और सेना के द्वारा इसका निपटारा किए जाने की बात थी, किए जाना आवश्यक था। और सिर्फ इसी को नहीं, इसके समर्थन में जो कोई भी आए, चाहे वो कितना भी प्रभावशाली हो, कितना भी वो ताकतवर हो और कितना भी वो लोकप्रिय क्यों न हो, जो भी कन्हैया कुमार के समर्थन में आए और उसके पार्टी या उसका दल आए, उसको भी सेना के हवाले करना था। ये राष्ट्रवाद का तकाजा करता है। अब ये कानून में है कि नहीं है, कानून जब कानून बनाएंगे कि तो कानून बनेगा, नहीं बनाएंगे तो नहीं बनेगा। और हो सकता है कि आप जैसे नकली राष्ट्रवादी और ये जेएनपीसी वाले इसीलिए कोई कानून भी नहीं वो बनाए होंगे और एक लेक्चर कानून इसके लिए है। अब और पूरे देश ने भी देखा होगा कि फट से उसको बेल मिल गई इसी दिल्ली हाई कोर्ट के एक जस्टिस के द्वारा। और ये पूरा प्रकरण सुनकर के पूरा खून खौल जाता है कि क्या न्यायपालिका के लिए या माननीय उच्च न्यायालय के लिए या माननीय उच्च न्यायालय की माननीय जो है वो न्यायमूर्ति के लिए इस देश का महत्व कुछ है ही नहीं। क्या इन लोगों के सेंटिमेंट है? उस जो कह रहा है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, थोड़ी भी मैंने गलत होती इन न्यायमूर्ति गण में तो तुरंत कहते भाई ये मामला कोर्ट का है ही नहीं, हम फैसला नहीं देते। इसकी पात्रता रखती है कि इसको जो है वो सेना के हवाले करिए, ऐसे तत्वों को सबक मिले इसको। ऐसा नहीं किया उसने जमानत दे दिया इसको, वो भी एक फिल्मी गाना लिखते हुए। कौन था फिल्म उपकार का? शर्म आती है बहुत मन जो है वो एक घृणा से भर जाता है। इस तरह की भावना हमारे इन तबकों में है, चाहे न्यायपालिका हो चाहे इन तबकों में है। अपने मुल्क के प्रति सोच करके मन बहुत बैठ जाता है, दुखी हो जाता है। तो लेकिन हाँ, मोदी महोदय ने यह मौका दिया कि इस तरह की भावना रखने वालों वो भी उजागर हों। लेकिन नकली राष्ट्रवादी मोदी महोदय इसको सेना के हवाले करना चाहिए था। ये राष्ट्रवाद का तकाजा करता है, ये देशभक्ति का तकाजा करता है। तो बात चल रही थी कि ये गद्दार केजरीवाल, तो ये इसने समर्थन किया था उस घोर गद्दार कन्हैया कुमार का, जिसने जेएनयू के प्रांगण से ये नारा लगवाया था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। और मोदी महोदय ने उसको अदालती प्रक्रिया में डाल करके वो सीधे इस घोर गद्दार कन्हैया कुमार को बचा लिया और आज वो छाती तान करके घूम रहा है। मीडिया उसका इंटरव्यू ले रही है और लोग उसकी बातों को सुन रहे हैं। ये सबसे बड़ा कलंक है। मीडिया तो खैर बिकी हुई है, बिकने की बात नहीं है। मीडिया इस देश की यानी कुछ ही अफवाहों को छोड़ करके इस देश की बहुत खतरनाक शत्रु है। उससे कोई देश हित का उम्मीद करना बिल्कुल असंभव है, नामुमकिन। लेकिन जो हमारी पब्लिक जो इसको कन्हैया कुमार की सुनती है,
ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, जो इस देश को या भारतीय जनता दल को जो उम्मीद है अपनी आवाम से, उसकी भी दशा ठीक नहीं है। उसकी मानसिकता जरा देखिए कि जब कन्हैया कुमार को का जब सामना करती है कि चाहे ऐसे सभा में, चाहे मैंने वो कोई टीवी चैनल का प्रोग्राम हो, उसमें एक ऑडियंस के रूप में जो भी है, क्या उसकी आत्मा वो स्टर नहीं करती है, नहीं झकझोरती कि ये कन्हैया कुमार ने नारा लगाया था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, और जब वो प्रलाप कर रहा है तो उसकी सभा में आप बैठे हुए हैं। तो हमारे भारतीय भाई बहनों, जरा मुल्क की अहमियत को समझिए और मुल्क की अहमियत को समझकर वैसा व्यवहार करिए ना। तो ये जो राहुल गांधी है, इस देश का गद्दार जो है, घोर गद्दार कन्हैया कुमार को शामिल किया है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, उसको शामिल करके आज ये नाटक कर रहा है भारत जोड़ो का। हमारे भारतीय भाई बहन, विशेष करके केरल है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र इत्यादि है, इससे बिल्कुल सवाल करें, इसके स्वभाव में शामिल होने। देखिए, कुछ करेंगे तभी कुछ होगा। इन देश विरोधी ताकतों के हौसले बहुत बढ़ गए हैं, और खास करके मोदी शासन के दौरान ये इतना दुर्भाग्यपूर्ण ये शासनकाल चल रहा है कि जितनी भी देश विरोधी ताकतें हैं भारत के अंदर, उनके हौसले बहुत बुलंद है, और जितना भी झूठ बोल सकते हैं, जितना भी अफवाह वो फैला सकते हैं, पूरी ताकत से झूठ बोल रहे हैं, पूरी ताकत से वो अफवाह फैला रहे हैं मोदी जी के शासन के दौरान, इनके तत्वाधान में, या इनके संरक्षण में, या इनके सपोर्ट से। तो हमारे जो भारतीय भाई बहन हैं, केरल के, महाराष्ट्र के और कर्नाटक के, जिनसे ये गुजरेगा गद्दार ये राहुल गांधी, शामिल होने के बजाय देशभक्ति का परिचय दें। देशभक्ति का तकाजा यही है कि इस गद्दार को माकूल जवाब दें कि तुमने जो है माने भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, इसका समर्थन ही नहीं किया। इसका समर्थन किया था, सड़क पर भी किया था उसमें, और संसद में भी किया था, और उसकी प्रकाशा देखिए कि उसी कन्हैया कुमार को शामिल भी कर लिया। किस कन्हैया कुमार को, जिसने सरेआम नारा लगाया भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, उसको शामिल करके ये भारत जोड़ो का नाटक कर रहा है। तो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, केरल के, कर्नाटक के, महाराष्ट्र के, इसको माकूल आईना दिखाएं। ये देशभक्ति का तकाजा है, भारत भक्ति का तकाजा है। तब उसको पता चलेगा कि अपने मुल्क, प्यारे मुल्क भारत के प्रति संवेदना जो है अब वो जाग रही है। नहीं तो इन सबों के हौसले तो इतने बढ़ गए। और इतना ही नहीं, इसका चरित्र तो देश के लोगों ने देखा होगा। हालांकि उसको हमने वो कुछ एक बार कहा है, डोकलाम का जो मुद्दा था 4 साल पहले वाला, डोकलाम के मुद्दे पर दुश्मन चीन की सेना और हमारे भारत की सेना दोनों जो है करीब 2.5 महीने, 70, 72, 75 दिन आमने सामने डटी हुई थी। युद्ध किसी समय भी छिड़ सकता है, ऐसी स्थिति बनी हुई थी। उस नाजुक वक्त के दौरान ये राहुल गांधी
दुश्मन चीन के राजदूत से मिलता है, वो भी चोरी छिपे और रात के अंधेरे में। तो हमारे देश के लोग, और विशेष करके हमारे केरल के भारतीय भाई बहन, हमारे कर्नाटक के भारतीय भाई बहन, हमारे महाराष्ट्र के भारतीय भाई बहन, यही तो वक्त है उसको माकूल जवाब दें, उसको माकूल झंडे दिखाएं, उसको माकूल जो है वो आईने दिखाएं, ताकि उसकी हिम्मत तो पस्त हो इस गद्दार की। और ये तो समझे कि अब उसका झूठ पाखंड और ये इस तरह का जो है अब नहीं चलेगा। हमारे मुल्क के लोग जाग गए, ये करने की जरूरत है, वरना तो इस देश में अपने देश के खिलाफ गद्दारी करने वालों के हौसले पूरा बुलंद हैं, वो भी मोदी जी के शासनकाल में और इनकी शर्त से। तो बात चल रही थी कि जो दूसरा खेमा है माने पत्रकारों का, जो कि बीजेपी समर्थक और मोदी अंधभक्त है, जिनमें नाम अभी बताया था कि प्रदीप सिंह, हर्षवर्धन त्रिपाठी और मनीष ठाकुर और ये मनीष कुमार इत्यादि जो लोग हैं, ये लोग, इनकी दशा वही है कि इनके पास कोई तर्क नहीं है कि जो भारतीय जनता दल का जो यही प्रयास है इस देश में, और जो कि हमारा एक संवैधानिक इकाई है भारतवर्ष, तो उसके लिए जो है भारतीयता के माहौल को जो ये प्रयास कर रहा है, उसका ये सामना कर सकें और उसका कोई तार्किक और माकूल जवाब दे सकें, लेकिन अपनी मानसिकता के अनुसार जो इनका माइंडसेट है, ये वो उसको संज्ञा दे रहे हैं। जैसे बता रहा हूं, हर्षवर्धन त्रिपाठी कहते हैं कि एक सज्जन है यूट्यूब पर, वो भारतीयता का ढिढोरा पीट रहे हैं। अब हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन और हमारे आदरणीय भारतीय आवाम, भारतीय एकता की बात कही जा रही है, और क्यों कही जा रही है कि इन्हीं हर्षवर्धन त्रिपाठी, प्रदीप सिंह जैसे लोगों के जो इनके समर्थक हैं, हमारे देश में कितना बिखराव है, और हमारे देश के लोग जान भी रहे हैं, लेकिन वो इसका एहसास, जानकारी तो है लेकिन एहसास नहीं है कि जातिवाद के कारण कितना बड़ा बिखराव है, ये संप्रदायवाद या सांप्रदायिकता के कारण वो बिखराव है, भाषावाद के कारण जो है कितना बड़ा बिखराव है, भाषा के आधार पर जो ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू जो है प्रांत बनवाया था, तो भाषागत प्रांतवाद जो है के कारण कितना बिखराव है। इसी प्रकार समूहवाद, क्षेत्रवाद और भी जहरवाद हैं, और इनकी जो कट्टरताएं हैं, मतलब जाति कट्टरता, सांप्रदायिक कट्टरता, भाषाई कट्टरता, भाषागत प्रांतिक कट्टरता, इस प्रकार की और जो कट्टरता के जो जहर हैं, इसके कारण हमारे देश में कितना बिखराव है। और फिर नफरत का पूरा दौर चल रहा है, पूरा मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देखिए, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, इतना विषाक्त वातावरण में यदि भारतीय जनता दल यदि देश में एकता की बात करता है, भारतीयता की बात करता है, तो हर्षवर्धन त्रिपाठी जैसे लोग जिनकी मानसिकता कह रहे हैं कि कोई सज्जन जो है भारतीयता का ढिढोरा पीट रहे हैं। जब तुम इस देश में बिखराव करने वालों का जो है हर्षवर्धन त्रिपाठी और प्रदीप सिंह जैसे लोग उसके पैरोकार बन गए हैं,
सिपह सालार बन गए हैं, जो कि इस देश में बिखराव पैदा कर रहे हैं। बीजेपी भी इस देश में एक बहुत बड़ा बिखराव पैदा करने वाली वो एजेंट है। तो उसके सिपह सालार बन गए हैं। वो कह रहे हैं कि वो भारतीय आवाम ताकत दल के प्रयास को कर रहे हैं कि एक सज्जन जो है भारतीयता का ढिढोरा पीट रहा है। तो और यही नहीं, बात यहीं तक नहीं है। बीजेपी के सिखाए पढ़ाए जो छुटभइये हैं, वो दिन रात धमकी दे रहे हैं कि हम उनको यूट्यूब वाले सर को हम चेतावनी देते हैं, अंतिम चेतावनी देते हैं, 2 घंटे की चेतावनी दे रहे हैं। तब से आज 4 साल से धमकी मिलती है। और धमकी सिर्फ उन्हीं से नहीं, जीएनपीसी की ओर से भी धमकी मिलती है। ये 2 दल हैं, बीजेपी और जीएनपीसी। इनके नेताओं की ओर से जो है दिन रात वो धमकी मिल रही है। तो भारतीय आवाम ताकत दल पूरे देश में एकता और भारतीयता आधारित इखलाक मोहब्बत भाईचारा की बात करता है, और ये धमकी देते हैं कि हम यूट्यूब बंद कर दें। कौन? ये बीजेपी के सिखाए पढ़ाए सिपह सालार, सिखाए पढ़ाए छुटभइये किस्म के सिपह सालार। तो ये इनका चरित्र है, और इस चरित्र को हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों को जानना बहुत जरूरी है। इनको कभी भी राष्ट्रवादी मत मानिए। इनकी असलियत ये जो है, यूं समझ लीजिए कि एक आपराधिक वृत्ति का इन सबों का गिरोह है, जो कि भारतीय आवाम ताकत दल को सब ये सब वो धमकी दे रहे हैं। एनपीसी वाले भी धमकी देते हैं। तो और कभी भी जितनी भी तथ्य, जितनी भी सच्चाइयां, जितने भी आंकड़े भारतीय आवाम ताकत दल रख रहा है कि ये क्या, इन समूह ने क्या माहौल बना रखा है कि जिन्होंने इस मुल्क के साथ गद्दारी की, खास करके मोहनदास करमचंद गांधी और जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी और राजीव गांधी इत्यादि, और उनके साथ उनके भी और जो उनके साथ जो चंगू मंगू रहे, और उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, तो गद्दारी की, उन्हीं के महिमा मंडन का एक जहरीला वातावरण देश में छाया हुआ है। उसको सब नहीं कर रहे। और जिन लोगों ने कुर्बानी दी, जान दिया, प्राण दिया आज़ादी के लिए, उसको ये सब दबा के रखे। इतना घिनौना, और क्या क्या अपराध नहीं किया। पाकिस्तान बनवाया, देश को बांटा। तो भारतीय आवाम ताकत दल को दिक्कत जो हो रही है सिर्फ इसलिए कि भारतीय आवाम ताकत दल सिर्फ देश के खिलाफ क्या क्या गद्दारियां किसने की, इसी विषय में वो तथ्य अपने भारतीय भाई बहनों के सामने रख रहा है। लेकिन खास करके ये बीजेपी के माइंडसेट वाले जो है, चाहे मोहनदास करमचंद गांधी हो, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे राजीव गांधी हो, या राहुल गांधी इत्यादि को, ये सब जो है बीजेपी वाले जो है, ना तो इस देश के लिए वो गद्दार मानते हैं, और साजिश भी ऐसा करते हैं कि हमारे देशवासी भी, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन भी, हमारे आदरणीय भारतीय आवाम भी इनको गद्दार के रूप में न समझे, न जाने। यही तो गद्दारी है बीजेपी की। बीजेपी की यही गद्दारी है। और इस बीजेपी की इस भारत विरोधी इस चरित्र को बेनकाब करना ही पड़ेगा देश हित में। अब जैसे ये सुधांशु त्रिवेदी, अक्सर इसका डिबेट मैं देखता हूं, अक्सर तो नहीं, माने कभी कभी सारी कभी कभी। ये यानी पाकिस्तान की नींव कांग्रेस ने
रख दी थी 1909 में ही। भारतीय जनता दल ने पहले भी बताया हुआ है कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसमें कि इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के लिए एक अलग मतदाता मंडल की व्यवस्था थी, यानी एक सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था थी। मतलब कि पाकिस्तान बनने की शुरुआत वहीं से थी। उसको इस कांग्रेस ने, वो कौन कांग्रेस जो कि आज़ादी की लड़ाई, आज़ादी की जंग का मुखौटा पाने हुए थे कि वह आज़ादी की लड़ाई लड़ रही है, उसने इंडियन काउंसिल एक्ट को हूबहू उसको मान लिया, स्वीकार कर लिया। तो हूबहू मान करके उस कांग्रेस जो कि आज़ादी की लड़ाई का मुखौटा पानी हुई थी, पाकिस्तान बनने का उसने नींव रख दिया 1909 में। ये सच्चाई है। इसको ये सुधांशु त्रिवेदी कह रहा है कि जो लखनऊ सेशन में, यानी 1916 में जब दोनों धड़े मिले थे कांग्रेस के टूटे हुए, एक गरम दल एक नरम दल, अर्थात उस समय जो है वो मुस्लिम लीग से भी वो जो है समझौता हुआ था। उसको ये सुधांशु त्रिवेदी कर रहा था कि उस समय पाकिस्तान की नींव रखी गई थी। या तो इसको मालूम नहीं है सुधांशु त्रिवेदी। और एक बात और, ये मोदी अंधभक्त और देश में बिखराव पैदा करने वाली बीजेपी के सिपा सालार, ये हर्षवर्धन त्रिपाठी, वो कह रहा है कि पहले यूट्यूब वाले सर जो है सुधांशु त्रिवेदी के बराबर बने। हम किसी के बराबरी का सवाल नहीं करते हैं। हम किसी के बराबरी का कोई विषय की मान्यता नहीं देते हैं, बल्कि मैं इस बात का पक्षधर हूं कि किसी को ज्ञान है, किसी को बुद्धि है, वो एक अलग बात है। लेकिन जहां तक कि सम्मान की बात है, सभी भारतीय भाई बहन बराबर है। और यदि वो सुधांशु त्रिवेदी को बहुत ज्ञानवान मानते हो, तो ये उनकी एक प्रदूषित मानसिकता का परिचय है, जो कि इतना भी नहीं जान, जो बता सका कि पाकिस्तान बनने की नींव जो है इस कांग्रेस ने कब रखी थी। जो कि सच्चाई है कि 1909 में जब इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसमें कि सेपरेट इलेक्टोरेट, यानी अलग मतदाता मंडल किसके लिए, जो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के लिए, उसको इसने हूबहू इस कांग्रेस ने हूबहू जो है वो स्वीकार कर लिया। यह देश को जानना चाहिए। और यहाँ तक कि जिसके विषय में ये हर्षवर्धन त्रिपाठी जैसे सिपा सालार या चमचा ही कह लीजिए, बीजेपी जो कि इस देश में बिखराव पैदा कर रही है। अब सवाल कोई कह रहा है कि भाई कि कैसे ये बिखराव करती है, ये तो एक बोलकर राष्ट्रवादी देशभक्त है। ये हिंदू एकता की बात करती है और हिंदुओं को डराती भी है कि यदि वोट नहीं दोगे बीजेपी को तो इस देश में गजवाए हिंद आ जाएगा, दारुल इस्लाम आ जाएगा। देखिए ये प्रकरण कई बार आया है कि इस देश में गजवाए हिंद आ जाएगा, दारुल इस्लाम आ जाएगा। भारतीय जनता दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को इस विषय में बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताना चाहता है कि असली गजवाए हिंद और असली दारुल इस्लाम यही जीएनपीसी है।
राहुल गांधी और सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी, यही असली जो है गजवाए हिंद भी हैं, दारुल इस्लाम भी हैं। और जो 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 भी इस देश में गजवाए हिंद और दारुल इस्लाम की बात को आगे बढ़ा रहे हैं, उसकी वकालत कर रहे हैं, उसको 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 यही सब यही जेएनपीसी वाले, जेएनपीसी का वो राहुल गांधी, जेएनपीसी का सोनिया गांधी, जेएनपीसी का प्रियंका गांधी, उन्हीं तत्वों को पाल रही हैं जो कि इस देश में गजवाए हिंद और दारुल इस्लाम लाने की बात करते हैं। इस सच्चाई को हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन अच्छी तरह से समझ गए कि असली जो गजवाए हिंद हैं, असली जो जो दारुल इस्लाम है, वो यही है, राहुल गांधी है, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी। और इसके साथ साथ जिनको ये पाल रहे हैं, ये जेएनपीसी वाले या राहुल गांधी वगैरह, वही लोग तो जो है इस देश में गजवाए हिंद की बात करते हैं और दारुल इस्लाम की बात करते हैं। ये सच्चाई है। लेकिन उससे भी बड़ी सच्चाई है कि इस जेएनपीसी को, इस राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी को पालने वाले बीजेपी वाले, पालने वाले मोदी महोदय, ये उनसे भी बड़े गजवाए हिंद और दारुल इस्लाम। अपराध को उत्साह देने वाला, अपराधी की सहायता करने वाला, वो भी उससे भी बड़ा अपराधी होता है। तो हमारे देश के लोग कम से कम ये जो 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 हुआ है गजवाए हिंद का और दारुल इस्लाम का, जो है जो सबसे बड़ा गजवाए हिंद, सबसे बड़ा दारुल इस्लाम जो है, ये जेएनपीसी है। और जेएनपीसी ऐसे तत्वों को भी पालती है जो कि समय समय पर मौके पर या छिपे तौर पर, जैसे भी हो, इस देश में गजवाए हिंद और दारुल इस्लाम लाने की बात करते हैं। ये सच्चाई बिल्कुल जानने की बिल्कुल जरूरत है देश को। तो इसीलिए तो भारतीय जनता दल जो है बराबर अपने भारतीय भाई बहनों को जागरूक कर रहा है कि हमारे देश के लोग जो है, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन किसको वोट करते हैं। तो ये सब जो है बीजेपी वाले डरवाते हैं अपने हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को कि हमको वोट दो, नहीं तो गजवाए हिंद आ जाएगा, दारुल इस्लाम आ जाएगा। अब हमारे भारतीय भाई बहन खुद सवाल करें कि भाई असली गजवाए हिंद, असली जो है दारुल इस्लाम तो तुम लोग हो, तो तुम्हारा मोदी है, जो कि ये खतरनाक गजवाए हिंद और दारुल इस्लाम जो है वो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी जेएनपीसी को पाल रहा है। और वो जेएनपीसी हमारे देश में ऐसे तत्वों को पाल रही है, वही तो आवाज उठाती है। ये पीएफआई क्या है हमारे देश को समझे। पीएफआई जो है सिमी का एक वर्जन है, एक उसका संस्करण है, और उसका राजनीतिक जो चेहरा है वो एसडीपीआई है। तो चाहे सिमी हो, चाहे पीएफआई हो, चाहे एसडीपीआई हो, ये सब के सब जो है इस जेएनपीसी से बिल्कुल मिले हुए और उन्हीं के द्वारा पैदा किए हुए हैं। और वही तो बात उठाते हैं गजवाए हिंद का और दारुल इस्लाम का। तो पीएफआई को जन्म देने में जो पीएफआई जो है इस देश में इस्लामिक स्टेट कर लीजिए, चाहे गजवाए हिंद कर लीजिए, चाहे दारुल इस्लाम कर लीजिए, लाने वाले जो है ये जो है इसके जो जनक हैं ये एनपीसी है। अरे जब भी दक्षिण में जब चुनाव होता है, खास करके कर्नाटक वगैरह में, ये जो इस पीएफआई का जो राजनीतिक चेहरा है एसडीपीआई, सारे कैंडिडेट जो है इसे जेएनपीसी के समर्थन में अपने सारे कैंडिडेट को वो विड्रॉ कर लेती है उसको जितवाने के लिए। पूरी सांठगांठ है। और पीएफआई के नेताओं के साथ कई बार फोटो साझा करते हुए इस सोनिया गांधी को देखा गया है।
और यही नहीं है, वो केरल की विधानसभा में ये दोनों के दोनों गद्दार कम्युनिस्ट वाले, गद्दार जेएनपीसी वाले, पूरा विधानसभा में प्रस्ताव पास किया। कोई मदनी करके जो है वो विस्फोट किया था जो है कोयम्बटूर में कि उसको जेल से छोड़ा जाए, तमिलनाडु सरकार उसको जेल से छोड़ दे। ये प्रस्ताव जो है पास किया गया था केरल में उन गद्दार कम्युनिस्टों के द्वारा और गद्दार जो है इसी जेएनपीसी के द्वारा। तो हमारे भारतीय भाई बहन बिल्कुल समझें कि इस देश का जो असली जो गजवाए हिंद है, असली दारुल इस्लाम जो है, ये जेएनपीसी वाले हैं और कम्युनिस्ट वाले भी हैं, ये हैं। और इन जेएनपीसी और कम्युनिस्ट जो असली जो गजवाए हिंद हैं, उनको पालने वाले बीजेपी और मोदी, ये उनके सुपर गजवाए हिंद और दारुल इस्लाम है। हमारे देश के लोग बिल्कुल अच्छी तरह से समझे वो किसको समर्थन दे रहे हैं। और उसके सिपासालार आज उनके यूट्यूबर कह रहे हैं कि मैंने जब ये भारतीय एकता की बात चल रही है और भारतीयता आधारित भाईचारा और इखलाक मोहब्बत, गंगा जमुनी तहजीब की बात चल रही है, तो इसके सिपासालार कर रहे हैं कि खास करके हर्षवर्धन त्रिपाठी लोग की एक जो है वो एकता का ढिढोरा पीट रहे हैं। तो खैर इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, जो उनकी मानसिकता है वो वैसा ही उनके मुंह से निकलेगा। और ये भारतीय जनता दल का जो भारतीयता के लिए जो कोशिश प्रयास है, ये इन सबों को वैसा ही दिखेगा जैसा कि इनकी मानसिकता है। या हमारे तुलसीदास ने कहा कि जागी रही भावना जैसी, जिसके दिमाग में बीजेपी जैसा विखंडनकारी वो प्रकृति हो, उसकी फितरत हो, उसको भारतीय एकता का प्रयास जो है उसको डिडोरा ही दिखेगा। क्यों कि जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी, ऐसे। तो इनकी बातों पर हमारे भारतीय भाई बहन वो विचलित ना हो। और इसलिए तो भारतीय जनता दल अपने भारतीय भाई बहनों से बस यही कहना चाहता है कि ये जो मैंने जेएनपीसी वाले हैं, जेएनपीसी के जितने नेता हैं, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे सोनिया हो, चाहे दिग्विजय सिंह इत्यादि हो, ये हमेशा झूठ और अफवाही फैलाते हैं। और बीजेपी वाले भी झूठ बोलते हैं। वो हिमांशु त्रिवेदी, मैंने बोला ना भाई कि इस कांग्रेस ने, अच्छा ये हिमांशु त्रिवेदी ये कैसे बचाता है। ये कभी नहीं कहता है कि यह कांग्रेस जो है आजादी की लड़ाई लड़ने का एक नकली मुखौटा पहन करके, ये कांग्रेस जो है अंग्रेजी सरकार की मुखबिर बनी हुई थी, दलाल बनी हुई थी, चमचा बनी हुई थी। इस सच्चाई को कभी नहीं बोलता है ये वो जो है सुधांशु त्रिवेदी कभी नहीं कहता है कि इस कांग्रेस के माने आजादी की जंग के दौरान इसके चार जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के चार अध्यक्ष जो है वो घुटने टेक करके ब्रिटेन की महारानी के प्रति वफादारी की कस्में खाने वाले थे। इस कांग्रेस के चार वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है ब्रिटेन की महारानी के प्रति वफादारी की कस्में घुटने टेक करके खाए थे। तो जो ब्रिटेन की महारानी की वफादारी की घुटने टेक करके कस्में खाए, वो दावा कर रहा है कि जो आजादी की वो आजादी की लड़ाई लड़ रहा था। वो हमारे देश के लोग बिल्कुल अच्छी तरह से जाने कि ये कांग्रेस का चरित्र क्या था। वो भी आजादी की लड़ाई के दौरान भी
और सुधांशु त्रिवेदी तो जरूर कहता है कि भाई कि इस कांग्रेस की स्थापना जो है क्या अट्टावियो ओवियन यानी एओ ह्यूम ही मान लीजिए, एओ ह्यूम जो कि इटावा का कलेक्टर था, उसने स्थापना किया था इस कांग्रेस की। लेकिन हिमांशु त्रिवेदी सिर्फ इस जेएनपीसी को, इस कांग्रेस को बचाने के लिए उसका जो घिनौना चरित्र है इस कांग्रेस का, उसको छुपाता है। ये हिमांशु त्रिवेदी ये नहीं कहता है वो मैंने इस तथ्य पर पर्दा डालता है हिमांशु त्रिवेदी कि ये जो एओ ह्यूम जो था, मैंने कांग्रेस का संस्थापक, वो हमारे 1857 की जो प्रथम आजादी की क्रांति थी, उसमें हजारों क्रांतिकारियों का हत्यारा था ये एओ ह्यूम। तो हजारों मैंने हमारे 1857 की हजारों क्रांतिकारियों का हत्यारा एओ ह्यूम जो है कांग्रेस का संस्थापक है। ये चरित्र है, ये डीएनए है उस कांग्रेस का, जो कांग्रेस कहती है कि हमने आजादी की लड़ाई लड़ी। तो ये असली चरित्र जो है सुधांशु त्रिवेदी जैसे लोग उसको छुपाते हैं। यह तो गद्दारी है उनकी। और देखिए, और 1857 की जो हमारी आजादी की प्रथम क्रांति थी, वो कई, और इसको बता भी, कई मायनों में हमारे लिए जो है एक पाथ ब्रेकिंग, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण वो क्रांति थी। और कई विशेषताएं थी। एक तो उस क्रांति का नेता थे हमारे बहादुर शाह जफर, और बहादुर शाह जफर को भी ये अंग्रेजी सरकार ने वो बागी माना और उनको पकड़ करके रंगून की जेल में डाल दिया। और हिंदू मुस्लिम एकता की वो पराकाष्ठा थी, बहुत बड़ी मिसाल थी, बहुत बड़ा यानी हिंदू मुस्लिम एकता, मतलब कि हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के बीच की एकता जो है वो शबाब पर थी, पराकाष्ठा थी, देश के लिए मिसाल थी। और उसके पहले भी हमारे देश में जब मुगलों के शासन के दौरान भी हिंदू मुस्लिम एकता थी। मैंने हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन और इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन के बीच में एकता थी। वो एकता को ग्रहण तब लग गया, और उस एकता को तोड़ने के लिए जब वो अंग्रेजी जब उस क्रांति के द्वारा 1857 की जो हमारी प्रथम क्रांति के द्वारा जो है अंग्रेजों को ये पता लगा कि इसमें जो हिंदू मुस्लिम एकता थी, ये सबसे घातक है वो अंग्रेजी हुकूमत के लिए। तो फिर हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने का, यानी अंग्रेजी शासन की नीति का एक अविभाज्य अंग बन गया कि किसी तरह से हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ के रखना है। और इसीलिए अंग्रेजों ने, जैसा कि पिछले कुछ एपिसोडों के माध्यम से ये बताया भी गया है कि अंग्रेजों ने तरह तरह के संगठन बनवाए अपने तत्वाधान में, अपने संरक्षण में, अपने पेट्रोनेज में। और उसी सिलसिले में जो पहली जो संस्था बनाई गई वो भी किसी अंग्रेज के द्वारा। कौन अंग्रेज? एओ ह्यूम के द्वारा, सिर्फ हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए 1885 में। और दूसरी संस्था बनाई गई थी वो मुस्लिम लीग 1906 में। वो अब मुस्लिम लीग का, इस कांग्रेस का नूरा कुश्ती तो चल रहा था उसमें, लेकिन 1947 के बाद वो नूरा कुश्ती भी समाप्त हो गया। अब ये मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों एक हो गए
केरल में ये दोनों मिलकर के सरकारें बनाते हैं। तो नूरा कुश्ती को जरूर थी इस मुस्लिम लीग की और जो है कांग्रेस की, लेकिन ये दोनों हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए ही जो है इन दोनों की स्थापना करवाई गई थी अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा। और तीसरी संस्था बनी भारत के वाम दल की स्थापना हुई 1920 में, और 1922 में हिंदू महासभा, और 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS। ये पांचों संस्थाएं वो अंग्रेजों ने अपने शासन के अधीन सिर्फ हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए ही बनाई गई थी। और आज भी ये पांचों के पांचों हमारे देश में हिंदू मुस्लिम एकता, जो कि हमारी भारतीय एकता की रीढ़ की हड्डी है, हमारे जो है वह स्पाइनल कार्ड है, मेरुदंड है हमारी भारतीय एकता का, उसको तोड़ने के लिए दिन रात ये लगे हुए हैं। तो हमारे इस तथ्य को हमारे जो है भारतीय भाई बहन अच्छी तरह से समझ लें। वीर सावरकर के पीछे ये JNPC वाले यानी क्यों पड़े रहते हैं? 1857 की जो क्रांति है उसको ये JNPC वाले और JNPC के सिपा सालार या उनके चाटुकार इतिहासकार क्या बोलते हैं? सिपाही म्यूटनी। मतलब कि यह मतलब कि ये यानी बगावत मैंने सेना के द्वारा या सिपाहियों के द्वारा बगावत। कौन? JNPC के चाटुकार इतिहासकार। कोई उसको स्वतंत्रता संग्राम का संघर्ष की पहली क्रांति नहीं कर रहा था। ये JNPC के कांग्रेस के चाटुकार इतिहासकारों में से कोई भी नहीं कर रहा था। वीर सावरकर प्रथम देशभक्त थे जिन्होंने 1857 की लड़ाई को उन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष का पहला पहली क्रांति का नाम दिया। इसीलिए ये देश के गद्दार JNPC वाले वीर सावरकर के पीछे वो पड़ गए। और एक थियरी एक जो है इन सबों ने थियरी माने वो जनरेट किया कि इन्होंने माफी मांगी। और इसमें सभी यानी वीर सावरकर जिनका 38 साल गुजरा है जेल में, और 15-20 साल इनका गुजरा है कठिन यातनाओं के साथ, उसका वर्णन मिलता है। कोल्हू मैंने कोल्हू में चलते थे, बैठने को नहीं मिलता था, वो पैर में बेड़ियां थी, तो बस माफीनामा। और ये बीजेपी जो है उसकी दो दुविधा है। उसकी दुविधा इस प्रकार है, वो वीर सावरकर को जो है वो देशभक्त भी साबित करना चाहती है। और देखिए दुविधा उसकी कैसी है, इसकी बीजेपी की वीर सावरकर को देशभक्त भी साबित करना चाहती है, और उससे बड़ा कि वो JNPC को बचाना चाहती है। जो JNPC इसे वीर सावरकर को नीचा दिखाना चाहता है। तो हमारे देश के लोग देखें कि भाई आखिर किस दुविधा में ये फंसी हुई है बीजेपी वीर सावरकर को जो कि पात्र रखते हैं, वो तो देशभक्त हैं, चाहे बीजेपी करे न करे, वो तो देशभक्त हैं। तो उनको देशभक्त भी साबित करना चाहती है, इसे उसे JNPC को बचाना भी चाहती है। जो JNPC जो हमारे देशभक्त वीर सावरकर को नीचा दिखाना चाहती है। और जब वो नीचा दिखाने का प्रयास करती है तो ये बीजेपी वीर सावरकर का समर्थन नहीं करती है, समर्थन इसी के JNPC का करती है। जब ये माफीनामा की बात उठती है तो वो वीर सावरकर का साथ नहीं देती है बीजेपी, ये JNPC का साथ देती है।
और ये उस बात से ये उस बात से प्रमाणित होता है कि जब ये काफी ये मामला जो है फ्लेयर अप होता है और फ्लैश पॉइंट पर पहुंचता है, तो वो हमारे माननीय केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ महोदय संसद में घोषणा करते कि हाँ, ये सावरकर जी ने जो है माफीनामा दी थी, लेकिन उसमें एक राइडर मैंने एक फेस सेविंग यानी चेहरा छुपाने वाला एक जो है फेस सेविंग एक राइडर उसमें डालते हैं कि वो गांधी के कहने पर। तो बीजेपी जो है खुद मतलब कि देशभक्ति की भी बात करने का दम भरती है और जीएनपीसी की रक्षा भी करती है। तो सवाल इस बात कि जीएनपीसी जो इस देश की इतनी बड़ी गद्दार है, उसकी रक्षा करते हुए तुम कैसे जो है वो देशभक्ति की बात कर सकते हो? तो पहले ये फंस गई है। तो बताया जा रहा था कि ये जीएनपीसी के जो चाटुकार इतिहासकार हैं, 1857 की क्रांति जो है जो पहली प्रमुख क्रांति आजादी की, उसको ये सब सिपाही म्यूटिनी या बगावत बोलते हैं। लेकिन ये भाषा ये भाषा तो अंग्रेजों की या अंग्रेजी हुकूमत की थी। अंग्रेजी हुकूमत जो है उसको बगावत मानती थी। हमारे देश के देशभक्त और क्रांतिकारी लोग तो उसको बोलते थे हमारे आजादी की प्रथम क्रांति थी। तो यही तो गद्दारी है कांग्रेसियों की, जो कि आजादी की लड़ाई का मुखौटा पहने हुए थे कि वो आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। यही बात तो बताना जरूरी है। तो कैसा यानी तो कैसा ये आजादी की लड़ाई लड़ने वाले जिसको ये सब मैंने जीएनपीसी वाले और बीजेपी वाले जिसको महात्मा बोलते हैं, जिस मोहनदास करमचंद गांधी को, उस करमचंद गांधी को ये जो है अंग्रेज जो है वहां से दक्षिण अफ्रीका से पैराशूट करवाए 1913 में। और क्यों पैराशूट करवाए कि 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंग या बंगाल का विभाजन के विरोध में एक देशभक्त किस्म का जो आंदोलन चल रहा था, उसका नाम था स्वदेशी आंदोलन और अनुशीलन समिति। दो तरह के थे, अनुशीलन समिति और स्वदेशी आंदोलन। तो ये जो देशभक्ति वाला आंदोलन है, माने स्वदेशी आंदोलन और अनुशीलन समिति इत्यादि को दबाने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए, उसका सामना करने के लिए अंग्रेजों ने इस मोहनदास करमचंद गांधी को दक्षिण अफ्रीका से भारत में पैराशूट करवाया। अब ये मोहनदास करमचंद गांधी आते ही भारत में 1913 में सार्वजनिक रूप से कहता है कि मैं इस अंग्रेजी सरकार का वफादार हूं, सार्वजनिक रूप से कहता है। और आगे कहता है कि इस देश के नौजवानों को भी चाहिए कि वो भी अंग्रेजी सरकार के प्रति वफादारी का सबूत पेश करें, यानी सबूत पेश करते हुए अंग्रेजों की सेना में नौजवान भर्ती हों, ताकि वो प्रथम विश्व युद्ध जो कि चला था 1914 से लेकर 1919 तक, उसमें जो है अंग्रेजों के काम आ सके। तो अंग्रेजों के काम आने के लिए इस मोहनदास करमचंद गांधी ने भारतीय नवयुवकों को अंग्रेजी सेना में भर्ती करवाया। और इसीलिए इस मोहनदास करमचंद गांधी को अंग्रेजों ने हिंद केसरी की उपाधि दिया था। और उस समय हिंद केसरी या राय बहादुर या नाइटहुड
या सर, ये 4 किस्म की उपाधियां थी। वो उन्हीं को मिला करती थी जो इंग्लैंड के और इंग्लैंड की महारानी या अंग्रेज सरकार के प्रति वफादारी की कसमें खाते थे। अब हमारे भारतीय भाई बहनी खुद फैसला करें, खुद बताएं कि एक और जहां अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए हमारे सुभाष चंद्र बोस, हमारे भगत सिंह, हमारे चंद्रशेखर आजाद, हमारे अशफाक उल्ला प्राण दे रहे हैं, वहीं पर ये मोहनदास करमचंद गांधी जो है अंग्रेजों की सहायता के लिए जो है हमारे देश के जवानों को उसकी सेना में भर्ती करवा रहा है। तो ये गद्दार नहीं तो और क्या है? ये सारे सवाल हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन इन जेएनपीसी से भी करें और बीजेपी वालों से भी करें, क्योंकि वो गद्दार नहीं तो और क्या है? 1919 के आसपास जो है वो मोपला का एक सांप्रदायिक वो हिंसा होती है। तो सांप्रदायिक हिंसा को निंदा करने के बजाय ये समर्थन किया था ये मोहनदास करमचंद गांधी। और तो और नेता जो आयरिश लेडी थी या आयरलैंड से आई हुई थी, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुई थी, अन्नी बिसंत, उसने इस गांधी के इस चरित्र पर इसने मोपला कांड जो हुआ था, जो सांप्रदायिक हिंसा और कत्लेआम हुआ था, उसका समर्थन किया था इसने। उसके इस समर्थन पर अन्नी बिसंत, वो आयरलैंड की मूल निवासी और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में एक नेता, उसने बहुत लताड़ा था इस मोहनदास करमचंद गांधी को, जो मोहनदास करमचंद गांधी मोपला सांप्रदायिक हिंसा का समर्थन किया इसने, मैंने हिंसा करने वालों का समर्थन किया। तो किस स्तर का ये गद्दार था? मतलब ये। और एक बात जो माफीनामा की बात है, माफीनामा के विषय में भारतीय जनता दल ने एक आध एपिसोड में भी बताया गया। माफीनामा देने वाला वो मोतीलाल नेहरू, उस गद्दार जवाहरलाल नेहरू का बाप जो है, मोतीलाल नेहरू ने माफीनामा दिया हुआ है। ये हमारे देश के सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन अच्छी तरह से जान लें कि जब ये माने जवाहरलाल नेहरू जो है नव युवक था, तो इसको राजनीति में उतारने के लिए, इसको राजनीति में ट्रेनिंग देने के लिए, इसको प्रशिक्षित करने के लिए ये जब उतारना चाह रहा था उसका बाप मोतीलाल नेहरू, तो एक किसान आंदोलन हुआ था शायद 1917-18 के आसपास। तो उसी में ये मोतीलाल नेहरू जो है उसको अपने बेटे जवाहरलाल नेहरू को शामिल करवा दिया और उसी में पकड़ा गया, उसी में वो जेल में बंद हो गया। तो ये मोतीलाल नेहरू अंग्रेजी सरकार के सामने इसने लिखित माफीनामा मांगा कि अब ये अंग्रेजी सरकार के खिलाफ ऐसा कुछ नहीं करेगा। तो वो है माफीनामा गद्दार जवाहरलाल नेहरू के बाप मोतीलाल नेहरू के द्वारा। ये हमारे देश के सभी लोग जाने हैं। और वो उल्टा जो है हमारे देशभक्त जो है वो वीर सावरकर को के पीछे से पड़ रहे थे कि माफीनामा। अब बीजेपी भी जो है इस मामले में एनपीसी का ही साथ देती है, वीर सावरकर के साथ नहीं वो देती है। और ये जेएनपीसी वाले वीर सावरकर के पीछे सिर्फ इसलिए पड़े रहते हैं कि ये जेएनपीसी वाले और उनके चाटुकार इतिहासकार जो है 1857 की क्रांति को महत्व देना ही नहीं चाहते। और कौन 1857 की क्रांति? जो हिंदू मुस्लिम एकता की पराकाष्ठा थी, जो उसका स्वभाव था। तो उसको जो है उस क्रांति उसको मैंने आजादी की क्रांति के इज्जत, वो इज्जत जो है ये
देश के गद्दार जेएनपीसी वाले वो इज्जत देने, उसको इज्जत देना नहीं वो चाहते हैं। और जिसने इज्जत दी पहली वीर सावरकर ने, बस उसके पीछे पड़ गए। और बीजेपी जो है उसी जेएनपीसी के समर्थन में आती है कि हाँ भाई इन्होंने माफीनामा दी, लेकिन माफीनामा में एक ऐसा करने में बीजेपी वाले एक अपना चेहरा छुपाते हैं, कहते हैं कि हाँ भाई माफीनामा तो दी, लेकिन वो गांधी के कहने पर। तो ये चरित्र है बीजेपी वालों का, जेएनपीसी वालों का। ये हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को उनको समझना बहुत जरूरी है। और इस मोहनदास करमचंद गांधी की इस देश के खिलाफ गद्दारियों की अनेक जो है वो अनेकानेक जो है वो फहरिस्त है। जैसा कि बताया गया कि अभी भी हमारे देश में विशेष करके हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से कुछ ऐसे तत्व हैं जो कि भारत के बाहर कुछ भी होता है उसको लेकर के इसी देश में वो उपद्रव मचाते हैं, चाहे टर्की हुआ चाहे सऊदी अरब इत्यादि में। तो 1919 के आसपास जो है वो टर्की में कोई इस तरह से एक विवाद हो गया था कि टर्की में जो है वो खलीफा थे और वो वहाँ का जो अंग्रेजी सरकार उनको खलीफा नहीं मान रही थी। तो क्रिश्चियनों में और माने इस्लाम आस्था वाले समूह में संघर्ष चल रहा था। उसी को लेकर के यहाँ के जो कट्टरवादी तत्व हैं भारत के, वो आंदोलन करने लगे और उस आंदोलन का नाम था खलीफत आंदोलन। इस देश में मुद्दा क्या था? टर्की वाला मुद्दा था। टर्की में वो खलीफा के समर्थन में यहाँ के जो कट्टरवादी तत्व, खास करके हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के कुछ कट्टरवादी तत्व जो यहाँ पर आंदोलन चला रहे थे। तो हमारे देश में इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के कट्टरवादियों के द्वारा चलाए गए खलीफत आंदोलन को, जो कि टर्की में खलीफा के समर्थन में था, उस खलीफत आंदोलन का इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने उसका नाम बदल दिया। उसका नाम बदल करके क्या रख दिया? खिलाफत आंदोलन। और खिलाफत आंदोलन का नाम बदल के इसके बाद उसको राष्ट्रीय आंदोलन का नाम दे दिया। उसको आजादी की जंग का आंदोलन का नाम दे दिया। तो वास्तव में इस मोहनदास करमचंद गांधी के इस मुल्क के खिलाफ गद्दारियों की यानी बहुत लंबी सूची है, लंबी वो फहरिस्तें हैं। हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को जानना बहुत जरूरी है। लेकिन उसमें जो दृष्टिकोण है भारतीयता का और देशभक्ति का, तब ये चीजें और अधिक साफ और स्पष्ट दिखाई देंगी। और उसके साथ साथ उसके पहले भारतीयता के आधार पर एक होकर के इन जो ताकतें हैं, भारतीय जनता पार्टी और जो है जेएनपीसी, कम्युनिस्ट, आरजेडी, सपा और टीएमसी इत्यादि को नष्ट में नाबूद करने के लिए ईवीएम मशीन पर माकूल जवाब दीजिए जो है, और इसके लिए प्रतिबद्ध होइए। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक पर चर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।